छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। कई दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अभी तक लॉकडाउन चल रहा था। हम सभी घर में कैद पड़े थे। बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। बाहर घूमते थे, कॉलेज जाते थे, आते थे, इधर उधर दोस्तों से मिलते थे। लेकिन अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि हम घर में ही अकेले रहने लगे। ऐसी स्थिति में भी हमने जीवन बिताया है। तो जब हम घर में थे तब हमने क्या क्या किया, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ कार्यक्रम किया और कुछ सीखा। अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं तो क्या बता सकते हैं आपने घर में क्या क्या किया? क्या कहा आपने? टीवी देखी। अच्छा, टीवी देखी। और मोबाइल था आपके लिए, जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें थे। अच्छा, और आपने क्या कहा? माँ की मदद की। बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब है आपने खाना बनाना भी सीखा है। और आप बगीचे में काम किया। अच्छा, देखिए, बगीचे में हम कुछ बीज बो सकते हैं और कुछ सब्जियां भी उगा सकते हैं। ये सब कुछ हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमने अपने समय का सदुपयोग ही किया। काम करते हैं। काम करने के बाद फुर्सत के समय में हम क्या करते हैं? घर में ज़्यादातर टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं या सिनेमा देखने बाहर जाते हैं। ऐसा सब कुछ हम करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने भी ऐसा ही किया होगा। लॉकडाउन इद्ದಾಗ ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಮೂವಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने समय का उपयोग करके मनोरंजन कर लिया। अब आप सोचिए, ऐसी ही स्थिति 50, 60, 70 साल पहले आती। ಇಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ, 60, 70 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ आपके माँ बाप, आपके दादा दादी क्या करते या नाना नानी क्या करते? किस प्रकार अपना समय बिताता, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते? आजकल मनोरंजन के कई साधन हमें उपलब्ध है, लेकिन उस जमाने में मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे। तब वे किस प्रकार अपना मनोरंजन करते? क्या कहा आपने? खेल खेलते। अच्छा, खेल खेलते, उससे भी हमारा मनोरंजन हो जाता है। बूढ़े लोग क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। तो घर में बैठकर कभी कभी खेल जाते हैं। और क्या है मनोरंजन के साधन? सिनेमा तो नहीं थे तब, टीवी भी नहीं थी, तो वे क्या करते हैं? हाँ, आपने सही कहा, सही पहचाना आपने कि वे नाटक देखते। नाटक देखकर वे अपना मनोरंजन करते। देखिए, उन दिनों में गांवों में लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में, खेत खलिहानों में काम करते, इतना थक जाते, फिर भी रात के समय पूरा नाटक देखकर, जब नाटक मंडलियां होती थी एक गांव से दूसरे गांव में, ऐसे ही वे जाती रहती थी। नाटक जब देखने जाते तो रात भर नाटक देखते और सुबह उठकर, अब उनका मनोरंजन तब तक हो जाता, सुबह उठकर वे अपने काम पर निकल पड़ते थे। इतना थकने के बाद भी उन्हें मनोरंजन देने के लिए एक साधन था, वह नाटक था। तो नाटक की इतनी शक्ति है कि वह हमारी जो थकान होती है उसे दूर कर सकता है। हमारी थकान दूर हो जाती है, ನಮ್ಮ ಆಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಶಕ್ತಿ। ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಟಕಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಬಹುದು। कई नाटकों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र का नाटक हो, नल दमयंती का नाटक हो, दुष्यंत शकुंतला का नाटक हो। आजकल और भी सामाजिक कई नाटक है, पौराणिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है, कई प्रकार के नाटक है ना। इन सभी तरह के नाटकों को देखने के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी नाटक अच्छे होते हैं। जब आपके दादा दादी या नाना नानी या माता पिता नाटक देखने जाते तो सम्मिलित परिवार में सभी रहते थे। घर के कुछ सदस्य नाटक देखने जाते, पहले जो बुजुर्ग होते थे वे जाते। जब वे नाटक देखकर घर वापस आते, घर में बैठकर वे सभी चर्चा करते। वह नाटक कैसा था,
नाटक में पात्र कैसे थे, नायक कैसा था, नायक में कौन से अच्छे गुण थे, नायिका कैसी थी, ये सारे, और खलनायक कैसा था, ये सारी चर्चाएं वे बैठकर आपस में करते और उनमें से अच्छे और बुरे जो गुण होते थे उन्हें बाहर निकालते थे। और तब वे निश्चय करते कि यह नाटक बच्चों के देखने लायक भी है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು। इसका मतलब वे उस नाटक का विवेचन करते। देखिए, किसी शास्त्र का आधार उन्होंने नहीं लिया, कोई विद्या नहीं सीखी, फिर भी उन्हें पता था कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। तो उसके आधार पर वे अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा नाटक ही दिखाते थे। इसी को हम कहते हैं विवेचन करना। विवेचन करके वे देखते थे कि यह ठीक है या नहीं। तो इस प्रकार वे निर्णय लेते और नाटक देखने से पहले विवेचन सुनना पड़ता है दूसरों से कि वह नाटक अच्छा है या बुरा। तो आज हम भी एक नाटक का विवेचन करने जा रहे हैं। वह नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ध्रुवस्वामिनी नाटक। उस नाटक का हम विवेचन करेंगे। आइए हम देखेंगे उस नाटक के बारे में, नाटककार के बारे में क्या क्या बातें आज हम सीख सकते हैं और नाटक का हम कैसे विवेचन कर सकते हैं। अब हम जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी नाटक का विवेचन देखेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि इस नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का परिचय। जयशंकर प्रसाद के परिचय प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा लिखित नाटक ध्रुवस्वामिनी का परिचय हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद ध्रुवस्वामिनी नाटक का विवेचन करेंगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो इस नाटक के रचनाकार है, इनका परिचय। ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म स्थान है वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और उनका मरण 1937 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख कृति, इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, कहानियाँ लिखी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। कामायनी इतना प्रसिद्ध है कि जो भी कामायनी का नाम लेता है तो जयशंकर प्रसाद को तुरंत याद करता है। और ये प्रमुख छायावादी कवि है। हिंदी में छायावादी कवियों में 4 प्रमुख कवि है, उनमें एक जयशंकर प्रसाद जी है। लेखक का परिचय प्राप्त करने के बाद अब हम इनके द्वारा लिखित ध्रुवस्वामिनी नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। ध्रुवस्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक कई प्रकार के होते हैं। यह नाटक ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आता है और इस नाटक की रचना 1933 ईस्वी में हुई और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटकों में अंतिम नाटक ध्रुवस्वामिनी है। मरने से सिर्फ 4 साल पहले इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी और इसमें जो घटना है वह गुप्त काल से संबंधित है, जो 400 सदी से के आसपास है। इन गुप्त काल की घटना से संबंधित है। अब हम ध्रुवस्वामिनी नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। उनके पात्रों के बारे में पहले जानेंगे। प्रमुख पात्र के रूप में ध्रुवस्वामिनी आती है। अब हम इसे कह सकते हैं कि यह इस नाटक का प्रधान पात्र है, नायिका है और सारे पात्र ध्रुवस्वामिनी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। पहला प्रमुख पात्र और दूसरा पात्र है, हम इस नाटक का नायक भी कह सकते हैं, वह है चंद्रगुप्त। और तीसरा पात्र आता है प्रमुख रूप से खलनायक के रूप में, वह है रामगुप्त। और चौथा प्रमुख पात्र है शकराज और यह भी खलनायक की भूमिका निभाता है।
और अंतिम पात्र है शिखर स्वामी। ये पांचों पात्र प्रमुख रूप से इस नाटक में आते हैं। इनके साथ साथ और भी कई पात्र हैं, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। और इस नाटक का हम विवेचन करने से पहले नाटक का कथानक भी जानेंगे। आइए अब हम जानें इस नाटक का कथानक, साथ ही साथ ध्रुव स्वामिनी नाटक का विवेचन। अभी हमें नाटक के बारे में थोड़ा पता चला है, नाटक के पात्रों के बारे में, लिखने वाले लेखक के बारे में, और नाटक में हम क्या क्या देख सकते हैं और आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम जानेंगे नाटक के बारे में। नाटक का परिचय जानना आवश्यक है। नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी और इसे लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। अब आपको अच्छी तरह से पता चला है। यह नाटक जब जयशंकर प्रसाद ने लिखा था तो उनके मन में सिर्फ इतिहास नहीं था, इतिहास के साथ साथ आधुनिक काल को भी दृष्टि में रखकर उन्होंने लिखा है। यहाँ गुप्त काल की यह घटना है। आपको पता है मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों ने हमारे देश में राज किया है। गुप्त राज्य में गुप्त वंश का प्रसिद्ध एक राजा था समुद्रगुप्त। उसे नेपोलियन ऑफ इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडिया और इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और वह संगीत भी जानता था, बहुत शूरवीर पराक्रमी, बहुत अच्छा राजा था। उसके ज़माने में गुप्त वंश की वृद्धि अच्छी तरह से हुई है। जब समुद्रगुप्त ने, ये मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। जब गुप्त वंश की अच्छी स्थिति चल रही थी, समुद्रगुप्त ने अन्य राज्यों पर अपनी विजय यात्रा की। एक बार लिच्छवी राजा पर उन्होंने अपनी विजय यात्रा की। लिच्छवी का राजा हार गया। हारने के बाद उसे उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि उसने हारा था एक बड़े महान सम्राट के सामने, समुद्रगुप्त के सामने। उसने क्या किया, अपने आप को सामंत मानकर अपनी जो एक सुंदर, अत्यंत सुंदर अपनी एक लड़की थी ध्रुव स्वामिनी, उसे राजा के एक बेटे को भेंट में स्नेहोपहार, उपहार देने का मतलब है गिफ्ट करना, स्नेहोपहार, स्नेह के तौर पर और एक उपहार के रूप में अपनी बेटी ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त के लिए दे दिया। इसका मतलब आपको पता चला कि समुद्रगुप्त का एक बेटा है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक चंद्रगुप्त और एक रामगुप्त। अब यहां क्या समस्या हुई, जब लिच्छवी के राजा ने अपनी बेटी ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त के लिए दे दिया, उसकी शूरता, वीरता, देश प्रेम देखकर, वह समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा था। और समुद्रगुप्त की भी यही इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद यहाँ का राजा, गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त ही बनना है। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया था क्योंकि चंद्रगुप्त यहाँ दूसरा बेटा होने पर भी पराक्रमी था। तो मतलब क्या हुआ, उनका जो बड़ा बेटा था रामगुप्त, वह ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धि में कनिष्ठ था। उसकी बुद्धि अच्छी नहीं थी, वह लंपट था, मद्यप था, वह हमेशा विलासी जीवन जीना चाहता था, हमेशा वो नर्तकियों के साथ जीता था। तो ऐसा आदमी राज्य का राजा, इतने बड़े राज्य का राजा बनेगा तो राज्य की क्या हालत होगी। समुद्रगुप्त ने इतना अच्छा नाम कमाया और इसने सारा, अगर यह राजा बनेगा तो सारा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, मेरे मरने के बाद मेरा दूसरा बेटा चंद्रगुप्त ही राजा बनेगा, इस प्रकार घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद आपको पता चला है ध्रुव स्वामिनी को लिच्छवी के राजा ने चंद्रगुप्त के लिए स्नेहोपहार में दे दिया। जब राजा की, समुद्रगुप्त की अचानक मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त को राजा बनना था, राजा की भी यही इच्छा थी, लेकिन रामगुप्त ने अपने मंत्री को साथ में लेकर, मंत्री का नाम है शिखर स्वामी, अभी आपने पात्र परिचय में देखा है ना, शिखर स्वामी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि और सबसे कहलवाया कि राजा का बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनना है।
राजा का बड़ा बेटा कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त में राजा बनने का एक भी अच्छा गुण नहीं है, उसमें योग्यता ही नहीं थी। फिर भी वह अपने कुटिल मंत्री शिखर स्वामी के साथ मिलकर राजा बन जाता है। जब वो राजा बना तो अपने छोटे भाई को बंदी बना दिया, बंदी बना के वो महल में रख दिया। और चंद्रगुप्त के लिए जो कन्या मिली थी, जो राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी मिली थी ध्रुवस्वामिनी, उसे भी अपनी पत्नी के रूप में बना लिया। और यहाँ ध्रुवस्वामिनी को बहुत दुख हुआ। देखिए, अब आपको जब हम नाटक सुनते जा रहे हैं, नाटक के साथ साथ हम उसका विवेचन भी करते चलेंगे। चंद्रगुप्त में अच्छे गुण थे, वीर था, शूर था, पराक्रमी था, देशप्रेमी था, बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला था। लेकिन रामगुप्त बड़ा बेटा था, लेकिन बुद्धि में बहुत छोटा था। पिता की आज्ञा के खिलाफ उसने क्या किया? ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? चंद्रगुप्तನಿಗೆ राज्यವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, वह खुद राजा बन जाता है। उसे राजा बनने के लिए मदद करने वाला वह मंत्री शिखर स्वामी, मंत्री की मदद से वह राजा बन गया। और इतने में ही वह संतुष्ट नहीं हुआ, वह चंद्रगुप्त के लिए जो उपहार मिला था, ಏನೋದು उपहार गिफ्ट ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ध्रुवस्वामिनी को भी अपनी पत्नी बनाकर महारानी के रूप में उसे प्रतिष्ठित कर दिया। यहां महारानी बनने की खुशी उसमें नहीं थी ध्रुवस्वामिनी में, क्योंकि वह चंद्रगुप्त को चाहती थी। रामगुप्त में एक भी अच्छे गुण नहीं थे, इसीलिए वह चंद्रगुप्त को छोड़कर, उसे भूलकर रामगुप्त के साथ जीवन जीना वह कभी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके खिलाफ ही थी। इतने कई दिनों के बाद भी ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के साथ एक दिन भी साथ में नहीं बिताए। इसका मतलब है पति पत्नी के रूप में नहीं रही। जिस प्रकार पिता समुद्रगुप्त विजय यात्रा करते थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, खुद कमजोर राजा होने के बावजूद उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए रामगुप्त ने भी विजय यात्रा शुरू कर दी। जब उसने विजय यात्रा शुरू की, विजय यात्रा शुरू ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ महान राजा, ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, क्योंकि वहां मंत्री साथ में था ना उसे बिगाड़ने के लिए। विजय यात्रा जब उसने शुरू कर दी, शकराज पर, शकों के राजा शक राजा पर, वह बाहर से आने वाले थे, शक एक राजा, उस शकराज पर इसने हमला किया। जब वह हमला करने जा रहा था, पहला हमला हुआ था, उससे पहले, उसे बंदी बनाने से, उसे हराने से पहले ही शकराज ने यहां रामगुप्त को चारों ओर से घेर लिया। जब सेना के शिविर में ये थे तो उधर से भी और इधर से पहाड़ी रास्ते से उनके सैनिक आ गए और चारों ओर से रामगुप्त को घेर लिया। रामगुप्त के साथ चंद्रगुप्त भी उनके अधीन हो गया, ध्रुवस्वामिनी भी उनके अधीन हो गई। अब रामगुप्त चिंता में पड़ गया, अब क्या करूं? ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। इतना बड़ा राजा होने पर भी, राजा तो उसमें गुण अच्छे नहीं थे, लेकिन साम्राज्य बड़ा था ना, फिर भी इसने क्या किया? अपने मंत्री को बुलाकर शांति संदेश भेजा। शांति संधान के लिए उसने शकराज के पास एक दूत को भेजा और वहां से शकराज ने शांति समझौते के लिए उसने हाँ कहा और उसके बदले उसने 2 शर्तें लगाई। देखिए, नाटक में प्रमुख है, नाटकದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗನೇ ಇದು। जब शकराज ने शांति संधान की बात सुनी तो उसने 2 शर्तें लगाई, 2 कंडीशंस अन्न हाक्ताने। क्या थी 2 शर्तें? पहली शर्त आप सुन भी नहीं पाते, इतनी बुरी शर्त उसने लगाई कि रामगुप्त की पत्नी जो सुंदर स्त्री थी, जो महारानी थी ध्रुवस्वामिनी को शकराज के लिए सौंप देना, भेंट करना। देखिए, एक स्त्री को एक चीज के रूप में देख रहा है वह। शकराज
ध्रुव स्वामिनी को भेंट के रूप में पाना चाहता है। सिर्फ इतना ही, ये पहली शर्त थी। रामगुप्त की पत्नी या महारानी ध्रुव स्वामिनी को अपने लिए मांगना, यह पहली शर्त। दूसरी शर्त उससे भी भयानक थी। उसने यह शर्त लगाई कि उनके जितने भी सामंत राजा थे शकराज के, उन सभी सामंत राजाओं के लिए गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में रहने वाले सभी सामंतों की पत्नियों को उनके सामंतों के लिए भेंट में देना। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಂತ ರಾಜರ ಅಧೀನ ರಾಜರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಆ ಶಕರಾಜನ ಸಾಮಂತ ರಾಜರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು। इतना अपमानजनक, इंತಹ परिस्थितियां नोडी कोई भी राजा होता, स्वाभिमानी होता तो क्या करता? युद्ध करता, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता अगर हारता तो। लेकिन रामगुप्त यहां आकर सोचता है, यहां यह मेरी पत्नी, मेरे साथ उसका अच्छा संबंध नहीं है, वह अभी तक चंद्रगुप्त को भूल नहीं गई है, तो इस संदर्भ में ऐसे मौके में मेरी जान, अपनी जान बचाने के लिए मुझे इस ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजना ही ठीक है। और साथ ही साथ वह चंद्रगुप्त से भी छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को भी वह मारना चाहता था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला था। यहाँ ध्रुव स्वामिनी याचना करती है, उससे विनती करती है कि मुझे ऐसा मत कहो, मुझे उसके पास मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, दासी बनकर रहूंगी। लेकिन उसका मन पिघलता नहीं है। जब उसका मन पिघलता नहीं, तब वह खुद मरना चाहती है, आत्महत्या कर लेना चाहती है। उस संदर्भ में जब यह बात चंद्रगुप्त को पता चलती है तो तुरंत आता है उसकी रक्षा करने के। देखिए, नाटक का विवेचन करते हुए मैं कह सकता हूं, चंद्रगुप्त इतना पराक्रमी था, साथ ही साथ परोपकारी भी था, इसीलिए उसने यहाँ महारानी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने के लिए इनके पास वह आया है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करने आता है, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ रामगुप्त उसे रोकता है, क्योंकि शकराज के पास अभी ध्रुव स्वामिनी को भेजना है। ध्रुव स्वामिनी को भेजने से पहले यहाँ चंद्रगुप्त खुद उसकी जगह जाना चाहता है, उसकी जगह जाकर यहाँ शकराज से युद्ध करना चाहता है, लेकिन रामगुप्त तैयार नहीं होता। बाद में वह कहता है, तुम उसके साथ एक सखी बनकर जाओ, तुम उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि यह मंत्री ने सलाह दी कि तुम इसे अगर रोकोगे, चंद्रगुप्त को यहाँ रोकोगे, तो वह यहाँ यही रहेगा, सिर्फ हमें छुटकारा मिलेगा ध्रुव स्वामिनी से, चंद्रगुप्त से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो दोनों को भेजना ही बेहतर है, दोनों से एक साथ तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಶಿಖರ स्वामी ऐसी सलाह देता है। रामगुप्त को यह बात अच्छी लगती है। जब उसे अच्छी लगी तो उसने कह दिया, हाँ तुम यहाँ उसके साथ तुम जा सकते हो, ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी की सखी, तुम सखी बनकर चलो। और यहाँ जाने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चंद्रगुप्त क्या करता है, जैसी ध्रुव स्वामिनी दिखती थी वैसे ही इसने अपना वेश बदल लिया। ध्रुव स्वामिनी के तरह वेश बदलकर दोनों उसके महल में, शकराज के महल में जाते हैं। महल में जाने के बाद दोनों को एक साथ देखता है शकराज, तो हतप्रभ रह जाता है, क्या है दोनों एक जैसे दिख रही है, इसमें ध्रुव स्वामिनी कौन है, ये है या वो? आश्चर्य में पड़ गया। वो कहता, तुम कौन, ध्रुव स्वामिनी तुम हो या? तो सच में जो ध्रुव स्वामिनी थी वह कहती है, मैं ही ध्रुव स्वामिनी हूँ, यह मेरी सेविका है। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं नहीं, वो मेरी सेविका है, मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ। इस प्रकार वे दोनों आपस में कुछ इस ऐसे ही चर्चा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं इसके बारे में, हाँ मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, वो नहीं है, वो नहीं है। तो
जब इन दोनों के बीच में ऐसी चर्चाएं होने लगी तो शकराज को गुस्सा आ जाता है और ऐसे मौके को देखकर ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के ऊपर का जो आवरण था, जो पर्दा था, उसे खींचकर हटा देती है और शकराज को पता चलता है कि यह चंद्रगुप्त ही है और उससे युद्ध करने के लिए उसे न्योता देता है। और दोनों के बीच में चंद्रगुप्त को भी यही चाहिए था, शकराज से युद्ध करना चाहता था, उसका अंत करना चाहता, उसे मार डालना चाहता था। तो ऐसे मौके को देखकर जब उसे अच्छा मौका मिला, वहां कोई साथ में नहीं थे, फिर भी वो इतना वीर था, वह अकेला ही काफी था शकराज को मारने के लिए। दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में वह शकराज की हत्या कर देता है। जब शकराज मर गया तो एक संकट रास्ते से, एक कांटा रास्ते से हट गया, लेकिन दूसरा बड़ा कांटा अब भी है, रामगुप्त अपने बड़े भाई के रूप में। तो उससे छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं है। जब वह रामगुप्त वहां आता है तब वहां आकर भी कहता है कि यहां मेरी पत्नी के रूप में ध्रुव स्वामिनी ही रहेगी, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं और मैंने उससे विवाह कर लिया है। तब ध्रुव स्वामिनी पूरे धैर्य के साथ उसका सामना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में जीवन नहीं बिताऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा नहीं की है। विवाह के संदर्भ में तुमने कहा था कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया है, इसलिए तुम मेरे पति के रूप में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें त्याग कर दूंगी। इस प्रकार वह कहता है, लेकिन इसका विरोध शिखर स्वामी भी करता है और रामगुप्त की भी करता है, क्योंकि एक बार विवाह होने के बाद अपने पति को त्यागने का अधिकार किसी पत्नी में नहीं होता। लेकिन तब ध्रुव स्वामिनी वहां के पुरोहित, राज पुरोहित जो होते हैं, जिन्होंने इनका विवाह करवाया था, उनसे पूछती है, परामर्श करती है। तो अंत में वे कहते हैं, शास्त्रों को आधार मानकर, कि जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करता तो ऐसे पति को अपनी पत्नी पर भी कोई अधिकार नहीं होता। तो वह कहते हैं, यहाँ ध्रुव स्वामिनी पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह अपने पति को छोड़ सकती है। जब रामगुप्त को पता चला कि उसका पलड़ा भारी पड़ गया, वो हारने वाला है, चंद्रगुप्त का सामना करना पड़ेगा, तो पीछे से जाकर चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है। तब जो सामंत थे सभी चंद्रगुप्त का समर्थन करते थे, वे आकर इस पर टूट पड़ते हैं, उस पर वार करते हैं और रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। रामगुप्त वहां मर जाता है, दोनों कांटे रास्ते से हट जाते हैं। चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी कई दिनों तक खुशी से अपना जीवन बिताती है। इस प्रकार अंत में नाटक का विवेचन करते हुए मैं कहना चाहता हूं, अंत में दोनों अच्छे लोग, यहाँ ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त एक हो जाते हैं। जो बुरे लोग जो थे, एक शिखर स्वामी मंत्री के रूप में और रामगुप्त राजा के रूप में, दोनों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार हमने एक नाटक की कथा सुनी और उस नाटक के साथ साथ कहानी के साथ उसका विवेचन भी किया। और मैं आशा रखता हूं कि आपको यह कहानी, यह नाटक का कथानक अच्छा लगा है और इसका विवेचन भी अच्छा लगा है, और इससे आगे भी हम थोड़ा सीख सकते हैं। हम क्या सीखेंगे, आप अपने मन में सोचिए, विचारिए। आप सबको नमस्कार। प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का विवेचन करने के बाद हमने ये सीखा, ध्रुव स्वामिनी का स्वाभिमान, चंद्रगुप्त की वीरता एवं परोपकारिता, रामगुप्त जैसे निर्बल व्यक्तियों के हाथ में अधिकार ना देना। अगर हम निर्बल व्यक्तियों के हाथ में अधिकार देंगे तो बाद में पछताना पड़ता है, पूरा राज्य संकट में पड़ सकता है। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।